चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, भारत का भूगोल, जिसमें मैं भारत का भौगोलिक संरचना बताया था, जिसमें पहाड़, मिट्टी, ये सब आपको दिखाया गया था, बताया गया था। अब इस वीडियो में मैं आपको अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है कि जब कहीं पे भी कोई नदी बहती है, मान लीजिए कि ये नदी बह रही है, कहीं पे कोई नदी बहती है और नदी इस साइड ऐसे जा रही है, क्लियर है? तो इस नदी के रास्ते में कुछ दूर से नदियों नालों द्वारा पानी आता है, जिस पानी को ये ले करके अपने साथ बहते हुए जा करके और सागर में क्या होती हैं, मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखा, ये क्षेत्र, ये रीजन, ये क्या कहलाएगा? इस नदी का अपवाह तंत्र कहलाएगा। अपवाह तंत्र में समझ आ रहा ना? जहां भी नदी है, जैसे मान लीजिए आप ही के घर में आप देखते हो कि जब बहुत ज्यादा बारिश होता है तो चारों तरफ का पानी, आपके दरवाजे का पूरा पानी एक जगह से होकर निकल जाता है, या पूरे गांव का पानी कहीं ना कहीं से नाले वाले होकर और निकलता है बाहर। तो जितने दूर तक का पानी वो कलेक्ट करके आता है नाला, वो सब उसका क्या कहलाएगा? अपवाह तंत्र कहलाएगा। तो इसमें अगर हम नदी की काउंट करें तो नदी जितने दूर का पानी अपने में कलेक्ट कर लेती है, वही उस नदी का क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, अर्थात कितनी नदियां हैं जो अपवाह तंत्र बनाती हैं और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और हमको उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम देखेंगे तो अपवाह तंत्र दो प्रकार से हमारी बनाएंगी, दो नदियां होंगी। कौन कौन नदी? तो पहला होगा हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां अर्थात जब भारत का भौगोलिक आपको संरचना पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि ऊपर हिमालय जो हमारा बना हुआ है, वहां से जो नदियां निकलती हैं उन नदियों को हम क्या कहते हैं? हिमालयी नदियां कहते हैं। और दूसरा देखेंगे, जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे, नदियां कहेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे। अब इन नदियों में हम कुछ अंतर देख लेते हैं कि हिमालयी नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों को अलग अलग बांट के क्यों पढ़ा जा रहा है, तो उसका अंतर देख लीजिए। हिमालयी नदियों का ढाल तीव्र होता है, क्या होता है? वो तीव्र ढाल होता है, ठीक है। और इनका ढाल क्या होता है? स्लो होता है, कम होता है। प्रायद्वीपीय नदियों का ढाल स्लो होता है। क्यों? आप देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं। अगर हम भारत का मैप बना लें तो इधर से बहने वाली ये सब नदियां क्या कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। जबकि ऊपर से ऐसे आने वाली नदियां ये सब कौन सी हैं? हिमालयी नदियां। तो हिमालय की हाइट आपको बताया कि एवरेज 6000 मीटर से ऊपर है, अर्थात 6 किलोमीटर से। तो जब ऊपर से पानी गिरेगा तो उसका धार क्या होगा? तेज होगा। जबकि यहाँ पश्चिमी घाट जो है और ये पूर्वी घाट है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1 किलोमीटर का हाइट का डिफरेंस होगा। तो ये इनका जो मतलब स्पीड होगा, ढाल होगा, क्या होगा? कम होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या अंतर देखेंगे? अंतर देखेंगे कि ये जो नदियां होती हैं ये सतत वाहिनी होती हैं, सतत वाहिनी या वर्ष वाहिनी। जबकि ये नदियां मानसून वाहिनी होती हैं, मानसून वाहिनी मतलब जब जब पानी होगा तो बहेंगे, अर्थात सूख जाएंगे। ठीक है ना, मानसून वाहिनी होती है। उसके बाद क्या देखेंगे? अच्छा, सतत वाहिनी क्यों होती है हिमालयी नदियां? इसलिए कि आपको बताए थे हम कि हाइट अधिक होने के कारण जब वर्षा होता है तो वर्षा का पानी तो नदी के माध्यम से जाता ही है। जब वर्षा नहीं होता अर्थात गर्मी पड़ती है, तब भी जो हिम के ग्लेशियर जमे होते हैं, अर्थात जो बरसात के मौसम में पानी गिरेंगे और 6 किलोमीटर हाइट पे गिरेंगे, तो आपको बताते हैं कि 4400 मीटर हाइट के ऊपर जाने पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएंगे? वो बर्फ के रूप में जम जाते हैं और बड़े बड़े समुद्र के रूप में जमे होते हैं, मतलब पहाड़ दिखेंगे आपको। ठीक है, वो पिघलते हैं गर्मियों में और नदियों में पानी बहता रहता है, इसीलिए इसे वर्ष वाहिनी या सतत वाहिनी कहते हैं। जबकि इधर कहीं भी ग्लेशियर से नहीं होता है, इसलिए मानसून वाहिनी ही होती है। क्लियर है? इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे कि ये नदियां तेज बहती हैं, तीव्र ढाल है तो तेज बहती हैं और लंबी दूरी की होती हैं, लंबी दूरी की होती हैं और ये कम दूरी की होती हैं, कम दूरी तय करती हैं, दूरी तय करती हैं।
उसके बाद क्या देखेंगे कि ये नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं, अपना रास्ता बना लेती हैं, रास्ता बनाती हैं, जबकि इन नदियों में ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों से अपने मार्ग पे बहती हैं, अर्थात अपने मार्ग पे बहती रहती हैं, बहती रहती है। ठीक है ना, ये अपने मार्ग, क्यों? पथरीली भाग है भाई, जहां कट गया वहीं से निकल रही हैं। ऐसा थोड़ी है कि जब मन करेगा तब काट देंगे, कौन काट देंगी? ये वाली काट देंगे, हिमालय नदियां। क्यों भाई? मिट्टी से बने हुए क्षेत्र में बह रही हैं, तो मिट्टी को तो जब मन करेगा तब काट देंगी, तो इसलिए ये होती है हिमालय नदियां, ये होता है प्रायद्वीपीय नदी। तो ये कुछ अंतर है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अंतर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं कि हम लोग हिमालयी नदियां जो पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और जो पठारी नदियां पढ़ेंगे उसमें कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हिमालयी नदियां होंगी इसमें मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बाबू? 3 नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी नदी तंत्र पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है ना, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा कौन पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 नदी तंत्र हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। इन तीनों नदियों को जब मतलब कवर करेंगे तो हमारी हिमालयी नदियां जितनी हैं सब क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, उसके बाद से प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन पढ़ेंगे? कावेरी पढ़ेंगे, गोदावरी पढ़ेंगे, ठीक है, कृष्णा नदी पढ़ेंगे। ये 3 नदी तंत्र इधर पढ़ लेंगे, नर्मदा तापी पढ़ लेंगे, तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र। तो हेडिंग डाल लीजिए, पहला हम लोग बनाने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग सिंधु नदी तंत्र, पहला हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, नदी तंत्र कहने का मतलब क्या है कि उस नदी के द्वारा जुड़ी हुई सभी नदियों को उसमें हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। उन नदियों से जुड़ी हुई सभी नदियों को जब पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैप बनाते हैं, और चूंकि ये उत्तर भारत में ही बहते हैं हिमालय क्षेत्र में, तो हम लोग मैप भी बनाएंगे तो हिमालय क्षेत्र वाला ही हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया। अब इसी में हम लोग क्या कर लेंगे, नदी तंत्र को कवर कर लेंगे। किसको? सिंधु नदी तंत्र। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ये ऊपर जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये हमारा जम्मू कश्मीर था। ठीक है ना, जिसमें ये हमारा लेह हो गया, और ये मतलब लद्दाख हो गया, और ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश, ये क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, ये हरियाणा, पंजाब हो जाएगा, ये हरियाणा होगा। ये ऐसे बात का हम लोग देखेंगे। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसलिए कि जब ऐसे हम कवर कर देंगे ना तो आप लोगों को दिक्कत होगा। बस एक आइडिया रखिएगा कि जब पूछा जाए कौन सी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है या निकलती है, तो आपको उसमें डाउट न रहे। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ बता देते हैं कि हिमालयी नदियों में 3 नदियां ऐसी हैं, 3 नदियां ऐसी हैं जो प्रवर्ती नदियां कहलाती हैं। 3 नदियां क्या कहलाती हैं, प्रवर्ती नदियां कहलाती हैं। प्रवर्ती नदियां का मतलब क्या हुआ, ऐसी नदियां जो हिमालय के बनने के पहले से बह रही थी। आपको अगर हिमालय का निर्माण का वीडियो नहीं देखे आप लोग, तो बैक में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी का जो क्लास है उसमें देख लीजिए। हम बताए थे आपको कि जो अंगारा लैंड का पार्ट था, जो तिब्बत का पठार अंगारा लैंड का पार्ट है, और हिमालय जो बना वह उसके बाद बना। अर्थात काराकोरम जो श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, मतलब जिसको जास्कर श्रेणी, जिसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, वो पहले से था।
ठीक है। तो उन तिब्बत की पठारियों, उस पठारों से जो नदियां निकलती थी, जो पहले जाकर के टेथिस सागर में गिरती थी, अब हिमालय को के निकलने की वजह से वो पहले से बह रही है, तो हिमालय को उठने ही नहीं दी, वहीं पे काट रही थी। थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि कोई नदी है, ऐसे बह रही है, ये नदी बह रही है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ रास्ते में अब हिमालय बना होगा, तो रात में तो खड़ा नहीं हो गया होगा, वो 1 साल में 1 सेंटीमीटर उठता होगा। अब सोचो, ये धरातल है, अब पानी यहाँ से बह रहा है, नदी फ्लो कर रही है, और अगर 1 सेंटीमीटर कहीं पे थोड़ा सा उठे भी, तो नदी डेली उसको काट काट के क्या कर देगी, पूरा समतल ही रखेगी। लेकिन अंतर क्या होगा, जहां से नदी बह रही है उसके इस साइड और इस साइड पहाड़ बनता जाएगा, लेकिन वहां पे काटती रहेगी। तो ऐसी नदियां जो, अब मान लीजिए पहाड़ उठ रहा है, तो इस यहाँ क्या बना देती हैं, गार्ज बना देती हैं। गार्ज का मतलब किस तरीके से, गार्ज का मतलब ऐसे बना दे कुछ, ये गार्ज बन गया। यहां से नदी निकल रही है, दोनों तरफ पहाड़ उठ गया है, तो जो बृहद हिमालय था उसी को काट काट के नदियां निकली हुई हैं, अर्थात गार्ज बनाई हैं। वो नदियां प्रवर्ती नदियां कहलाती हैं या पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। प्रवर्ती नदियां या पूर्ववर्ती नदियां, इसका लिख दे पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है। जो हिमालय के बनने से पहले बह रही थी, अर्थात जो अंगारा लैंड की पठारों से निकलती थी और टेथिस सागर में गिरती थी। हिमालय बनता गया तो हिमालय को काटती गई, हिमालय से रुकी नहीं, हिमालय को काटती गई। ऐसी नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। और ये 3 नदियां हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बताइए कौन कौन सी 3 नदियां हैं, तो वो नदियों का नाम देख लो। एक तो है सिंधु नदी, दूसरी है सतलज, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। 3 नदियां हैं जो बृहद हिमालय को काट करके निकली हैं, और ये नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं जो गार्ज का निर्माण करती हैं। तो आपसे आप पूछते हैं कि गार्ज क्या है, तो क्या कहोगे, नदियां जब पहाड़ों को काट करके अपना रास्ता बनाती हैं तो उसे गार्ज कहते हैं। तो सर इन गार्ज का नाम ही तो पूछ सकता है, कहां कहां से निकलती हैं, तो आपको बता देंगे। अभी यहाँ लिख भी लीजिए आप लोग, सिंधु नदी सिंधु गार्ज बनाती है। कौन सी गार्ज बनाती है बाबू, सिंधु गार्ज बनाती हैं। सतलज नदी जो है वह सिपकिला गार्ज बनाती है, ठीक है, सिपकिला गार्ज, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज बनाती है, ठीक है। तो सिंधु नदी सिंधु गार्ज बनाती है, सतलज नदी सिपकिला गार्ज बनाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज बनाती हैं। सर इसका लोकेशन मैप में दिखाइए कहां कहां बनाती हैं। चलिए इसको दिखाते हैं मैप में। देखिए यहां से, ये तिब्बत का पठार है, ये नेपाल है आपका, ये कौन सा बाबू, ये नेपाल है, ये सिक्किम है, ये भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है। तो यहां से आप देखोगे कि यहां पे एक ग्लेशियर है, जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, और ये नदी निकल करके, ठीक है ना, निकल करके ऐसे पास होती है। देखो यहाँ पे दर्रा नहीं बना रही है, गार्ज नहीं बना रही है, क्यों, इसलिए कि हिमालय के उस साइड से ही बह रही हैं। ये हिमालय के उस साइड से बह रही है, और कहां से निकलती है, तो ट्रांस हिमालय के कैलाश श्रेणी के पास। क्या कहोगे, देखो यहाँ पे हम क्या बताए थे, काराकोरम पहाड़ी, लद्दाख, जास्कर बताया था ना बाबू, याद करो, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्लियर है। और यहां आगे बढ़ता था तो क्या बनता था, ये कैलाश श्रेणी, ये चारों ट्रांस हिमालय का पार्ट था। तो इसी कैलाश श्रेणी के पास एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से ये नदी निकलती है, कौन, सिंधु नदी। और यह लद्दाख से होते हुए लद्दाख की राजधानी लेह इसी सिंधु नदी के किनारे पे है। और किस किनारे पे, तो देखिए नदी का दायां साइड कहलाता है, नदी का बायां साइड। ये कैसे जानेंगे सर, तो जब जिस साइड नदी बह रही है, समझ आगे बह रही है नदी, तो आप उसके तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, तो तुम्हारा दाहिना हाथ नदी का दाहिना साइड कहलाएगा, और तुम्हारा बायां हाथ नदी का बायां साइड कहलाएगा। क्लियर है। तो नदी जिस साइड बह रही है उधर खड़े हो जाओ, तुम्हारा दाहिना हाथ
नदी का दाहिना साइड कहलाएगा, तुम्हारा बायां हाथ नदी का बायां साइड कहलाएगा। क्लियर है? तो ये नदी इस तरीके से बह रही है, तो नदी के तरफ हम अगर मुंह करे खड़े हैं तो दाहिने साइड में, ले किधर है बाबू? दाहिने साइड में, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यह लद्दाख तथा जास्कर पहाड़ियों के बीच से होते हुए यहां पे आके, देख रहे हो यहां पे सिंधु गार्ज बनाती है। क्या बनाती है बाबू? सिंधु गार्ज बनाती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान से होते हुए ये जा करके अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ये सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी की टोटल लंबाई यहाँ कहाँ लिख दे? यहाँ पे सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर। एक मिनट। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है ये 2885 किलोमीटर है। कितना बाबू? 2885 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2885 है, ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो सिंधु कितनी है? 2885 किलोमीटर है। कहां से निकलती है? ये तिब्बत के, अर्थात चीन कहेंगे हम लोग, तिब्बत के कैलाश श्रेणी के पास स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में प्रवेश करते हुए लेह के किनारे से, लेह के किधर, अगर लेह शहर को काउंट किया है तो लेह शहर के बाएं साइड से होती हुई लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के, ट्रांस हिमालय की लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के बीचों बीच से पास करते हुए सिंधु गार्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यह है सिंधु नदी। क्लियर है बाबू? अब देखिए, इस सिंधु नदी के पास में, मतलब जहां से निकली है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास, यहीं पे एक और यहाँ पे ग्लेशियर पाया जाता है। इस ग्लेशियर का नाम है राकस ताल। क्या नाम है बाबू? राकस ताल या राक्षस ताल भी कहा जाता है। इस राकस ताल से भी एक नदी निकलती है। इस राकस ताल से भी एक नदी निकलती है जो कि सिपकला दर्रा बनाते हुए ऐसे आकर के और ऐसे जाकर के, इसको मिटा देना, इसको मिटा दें, चलो आगे मिटा देंगे, और जाकर के सिंधु में मिल जाती है। ये नदी का नाम क्या है बाबू? तो इस नदी का नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। अभी बताया ना, 3 नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां होने का मतलब वो गार्ज बनाएंगी ही बनाएंगी। तो ये सतलज नदी यहाँ पे गार्ज बनाती है। इसका नाम क्या है? सिपकिला गार्ज बनाती है। ठीक है ना, और उत्तराखंड में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में प्रवेश करके पंजाब हरियाणा होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है। अपने जल को सिंधु नदी में गिरा देती है और सिंधु नदी के माध्यम से होकर अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। कौन? सतलज नदी। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं कि इसी राकस ताल के बगल में एक और झील है, इसका नाम मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। ठीक है, अब इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। चलो ऐसे ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, यहाँ आकर के और आगे निकल गई। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र को पढ़ेंगे, मतलब इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल होती हैं इसको अलग से पढ़ेंगे। उसमें से गंगा को देख लेते हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन? गंगा, और ऐसे जाते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जाकर के अपना जल किसमें मिला देती है? ब्रह्मपुत्र नदी में, और फिर से चली जाती है बंगाली खाड़ी में। तो ये कौन सी है नदी? गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र कितनी है? 2900 किलोमीटर। और ये सिंधु कितनी है? 2885 किलोमीटर। तो अगर पूछे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत में बहने वाली, मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं, भारत से निकल के बहने वाली, वो गंगा हो जाएगी। इसलिए कि उत्तराखंड से निकल रही है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र कहाँ निकल रही है? चाइना, तिब्बत से। ठीक है ना, किस झील से? मानसरोवर झील से। राकस ताल से कौन निकल रहा है? सतलज निकल रही है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन निकल रहा है? सिंधु निकल रही है। क्लियर है? दर्रा बना रही है सिंधु गार्ज, सिपकिला गार्ज, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा गार्ज बनाएगी बाबू? दिहांग गार्ज। ठीक है, दिहांग गार्ज बनाएगी। अब ये आप देख लिया, आप लोग इसको मिटा रहे हैं, और एक नदी तंत्र को अभी हम कवर करेंगे, सिंधु नदी तंत्र। ये मिटा दें। चलिए सिंधु नदी तंत्र को देखें। सिंधु नदी तंत्र कहने का मतलब ये हो गया कि इस नदी में, ये नदी किन किन नदियों का जल अपने साथ लेके आती हैं।
सिंधु नदी किन किन नदियों का जल अपने साथ लेकर के आती है? सिंधु नदी तंत्र। तो समझिए इसको, ये सिंधु नदी हो गई ना। अब देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में एक जगह है शेषनाग झील। कौन सा जगह है वो? शेषनाग झील। इसको कहाँ बना दें? चलो बताते हैं, नाम बता देते हैं, आप नोट करिए। शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जो आगे बढ़ती है और यहाँ पे आके वुलर झील में मिल जाती है। वुलर झील में मिल जाती है और ये कहो कि वुलर झील का निर्माण करती है, ठीक है ना। फिर वुलर झील से निकलती है और आ करके यहाँ भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए निकलती है और आगे बढ़ जाती है। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए निकलती है और आगे बढ़ जाती है। क्लियर है? इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है झेलम नदी। क्या नाम है बाबू? झेलम नदी। झेलम नदी इसका नाम है। कहां से निकलती है झेलम नदी? कहां से निकलती है? शेषनाग झील से। उसके बाद से रास्ते में क्या पड़ता है? रास्ते में इसके श्रीनगर पड़ता है। यही पूछते तो रास्ते में इसके क्या पड़ता है? श्रीनगर पड़ता है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का राजधानी जो है श्रीनगर, वो पड़ता है। उसके बाद से वुलर झील किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या कहोगे? झेलम नदी किनारे। उसके बाद भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए कौन सी नदी चलती है? झेलम नदी चलती है। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे तो ये ऊपर तो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया ना, नीचे वहीं से निकलती है एक नदी, ब्यास नदी। ब्यास नदी। अब ये ब्यास नदी एकमात्र नदी है जो भारत में ही पंजाब में अपना जल सतलज नदी मिलाई है। ध्यान से देखिएगा, सतलज नदी में ही अपना जल तीनों मिलाती हैं। कौन? झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। लेकिन झेलम, चेनाब, रावी नदी पाकिस्तान में जाकर के अपना जल मिलाते हैं सतलज में, जबकि ब्यास नदी भारत के पंजाब में ही अपना जल मिलाते हैं। किसमें? सतलज में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ये झेलम हो गया है। ये कौन सा है? चेनाब है। चेनाब। उसके बाद से चेनाब में ही रावी नदी अपना जल गिराती है, तो इसे क्या कहेंगे? रावी नदी। उसके बाद से ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी। और ये कौन सी नदी है? ब्यास नदी बाद ये सतलज नदी लिखे है नीचे। ठीक है, ये सतलज नदी है। फोन आ रहा है। ठीक है, तो ये नदी हो गई हमारी 5। कौन कौन बाबू? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देख रहे हो? अब समझो इस बात को। कभी एक समय था जब ये भारत वाला पंजाब जो दिख रहा है, भारत वाला पंजाब, ये पाकिस्तान का पंजाब है, जहां पे जा करके और चेनाब, रावी, ब्यास, चेनाब, रावी नदियां मिल रही है। देख रहा है ना? झेलम, चेनाब, रावी, ये दिख रहा है ना? कंफ्यूजन नहीं है? देखो, झेलम, चेनाब, रावी, ये तीनों जहां मिल रही हैं वो पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब है। और ब्यास और सतलज जहां मिल रही हैं भारत का पंजाब है। अर्थात ये पूरा क्षेत्र पंजाब था। अर्थात पंज प्लस आब, पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र पंजाब बना था। तो कौन सी नदियां हैं बाबू? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं। और यही 5 नदी फाइनली जाकर के, देखो यहाँ पे ये चेनाब है, चेनाब झेलम और रावी का पानी लेकर के आगे आएगी और आगे आकर किसको दे देगी? सतलज को। और सतलज खुद ब्यास नदी का पानी लेके आ रही है। तो ना, सतलज खुद ब्यास नदी का पानी लेके आ रही है और ये आगे आकर किसमें मिला देगी? ये आगे आकर अपना पानी मिला देगी। कहाँ पे? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में। ठीक है, अपना जल ला करके गिरा देगी और सिंधु नदी फाइनली जाकर किसमें? अरब सागर में अपना जल गिरा देगी। तो ये जो 5 नदियों के बारे में हम लोग पढ़े, ये सिंधु नदी तंत्र है। अब देख लेते हैं कि इस साइड से इस साइड, सिंधु के इस साइड हम नदी कैसे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिंधु होगी, सिंधु नदी। सिंधु के बाद झेलम, झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी, रावी के बाद ब्यास और ब्यास के बाद सतलज नदी, सतलज नदी। ये हमारी सिंधु नदी तंत्र हो गई 5 नदियों का। अब इसमें क्या क्या हमको याद रखना है? ठीक है ना? तो याद रखना है सिंधु नदी के बारे में कि गाज कहाँ बनाती है, कहाँ से निकलती है। ठीक है ना? उसके बाद से क्या देखेंगे? झेलम नदी। झेलम नदी किस राज्य से निकलती है? जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम नदी के किनारे ही कौन सा चीज है? ये शहर है श्रीनगर। किस झील से होकर गुजरती है? तो वुलर झील से होकर गुजरती है।
झेलम नदी पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बनाते हैं। तो पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर का निर्धारण कौन सी नदी करती है? क्या कहोगे? झेलम नदी। यहाँ पे इतना बराबर चलती है कि इसमें नौका गम्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे ये तो पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी इलाकों में कहीं ऊंचाई कहीं मतलब गहराई है, तो उसमें नौका नहीं, आप नौकायान नहीं चला सकते हो, नौका गम्य नहीं है, मतलब नौका चलाने लायक रास्ता नहीं है। लेकिन झेलम नदी में नौका गम्य होता है, अर्थात नौका विहार होता है, नौका से लोग मतलब खेल खेलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और, जहां पे जो ब्यास नदी है ये आके जहां सतलज मिलती है पंजाब में, यहाँ हरिके बांध है, हरिके डैम है, हरिके डैम। और इसी हरिके डैम से इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करवाया गया। यही इंदिरा गांधी नहर जो है वह पंजाब और हरियाणा के लिए मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ही अच्छा साबित हुआ कि वहां अनाज का उत्पादन होने लगा। ये हरिके डैम के वजह से निकाला गया इंदिरा गांधी नहर। हरिके डैम कहाँ पे है? जहां पे ब्यास नदी सतलज में आके मिलती है पंजाब में, वहीं पे है। तो ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंधु जल समझौता, जल समझौता हुआ था। अब इस सिंधु जल समझौता में क्या हुआ था इसको देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता में कहा गया था कि ऊपर का 3 नदी अर्थात सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, सिंधु प्लस झेलम प्लस चेनाब, चेनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा, पाक को जाएगा, और 20% पानी इंडिया को जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 20% पानी इंडिया को जाएगा, प्लस नीचे का 3 सिंधु, झेलम, चेनाब का रावी, ब्यास और सतलज, रावी प्लस ब्यास प्लस सतलज, इन नदियों का पानी 20% पाकिस्तान को जाएगा और 80% इंडिया को जाएगा। ये सिंधु जल समझौता था। ठीक है ना, ये सिंधु जल समझौता था। तो ये सिंधु नदी तंत्र हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग गंगा नदी तंत्र। चलिए इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखें गंगा नदी तंत्र। ये सिंधु जल समझौता जो है वो कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी में बना दें तो मिटा दें, बताइए आप लोग। मिटा ही देते हैं, फिर बना देंगे मैप। हालांकि एक बार बन जाता है तो सोचता है बढ़िया बना है, चल जाए, चलता है नहीं। चलिए, तो गंगा नदी तंत्र हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत का मैप। और देखेंगे गंगोत्री से उत्तराखंड में, गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं और ये अपना जल यूपी बिहार से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और कहाँ गिरा देती हैं? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? कहाँ से निकल रही है ये? गंगोत्री से, गंगोत्री, गंगोत्री से। और उसी के बगल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री। ज्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ज्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको ध्यान रखना है बस कि मतलब कहाँ से निकल रही हैं। ठीक है ना, गंगोत्री से, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती हैं, जिनके किनारे दिल्ली बसा हुआ है, और ये आकर के इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। इलाहाबाद में क्या करते हैं? गंगा नदी से मिल जाती है। अब गंगा जी में 2 प्रकार की नदियां मिलती हैं। ठीक है ना, गंगा जी में, गंगा में 2 प्रकार की नदियां मिलती हैं। एक हिमालयी नदियां
एक कौन सी मिलती है बाबू? हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां। और दूसरी मिलती हैं पठारी नदियां, पठारी नदियां। ठीक है, दो प्रकार की नदियां इसमें आके मिलती हैं, हिमालयी नदियां और पठारी नदियां। अर्थात गंगा जी का जब डायरेक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि गंगा बह रही है किधर से? इस साइड से इस साइड। तो जिधर बह रही है उधर हम मुंह करे खड़े हो जाएंगे तो उनके बाएं साइड, दाहिने साइड में दाएं से आने वाली नदियां जो पठार से निकलती हैं वो होंगी, और बाएं साइड में जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं वो होंगी। आपको बिहार का मैप जो हम बताए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि गंगा नदी बीचों बीच से पार करती है बिहार को, और बिहार में कुछ नदियां आके ऐसे मिलती हैं जो दाहिने से आके मिलती हैं, और कुछ नदियां बाएं से आके मिलती हैं। ठीक है ना, उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसमें मेन मेन नदियों को पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी नदियां इसमें आके मिल रही हैं, किधर से आके कौन सी मिल रही हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वहीं से उत्तराखंड से ही एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। इसका नाम है रामगंगा, रामगंगा। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे तो एक नदी आकर मिलती है जो मैदानी इलाकों से निकलती है। किस इलाके से? मैदानी इलाकों से। इसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो मैदानी इलाकों से। आप कहोगे सर मैदानी इलाकों से नदी कैसे निकल सकती है? तो कैसे निकलती है इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई हमारा पहाड़ हो गया, ठीक है ना, तो पहाड़ हो गया, यहाँ से नदी निकल रही है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ से नदी निकल रही है तो नदी ऐसे जाती है, गिर रही है साथ साथ में, तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को लेके आती है। नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ से टूटते हैं जब भूस्खलन होता है, और ये पत्थर यहाँ क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। ये पत्थर यहाँ जमा हो गए, ठीक है ना, ये पत्थर क्या हो गए? यहाँ जमा होते गए, छोटे छोटे पत्थर। अब क्या होगा कि ये नदी यहाँ से तो दिखेगी यहाँ तक, उसके बाद गायब हो जाती है। क्यों? पत्थर जब बड़े बड़े हो गए, पत्थर बड़े बड़े का मतलब 50 मीटर 100 मीटर ऊंचाई तक पत्थर हो जाते हैं, और ये पत्थर जम गए और नदी इसके अंदर गुम हो जाती है, और कुछ दूर तक जाके जब पत्थर का रेंज खत्म होता है फिर से नदी क्या होती है? निकल जाती है। ठीक है, अब ये पत्थर जब दिख रहा है तो सर ये नहीं कहेंगे इसके नीचे से नदी आ रही है, दिखता नहीं है ना, ये इसके ऊपर धूल कण मिट्टी जम जाते हैं, लोग यहाँ रहने लगते हैं। लोग क्या करते हैं? यहाँ रहने लगते हैं, तो उसके नीचे नदी गायब हो जाती है, फिर नदी आगे आगे निकल जाती है। तो हम कहते हैं कि ये नदी कहाँ से निकल रही है? मैदानी इलाकों से निकल रही है, जबकि उसका स्रोत कहाँ होता है? किसी न किसी पहाड़ी पे ही उसका स्रोत होता है। ठीक है, तो ये गोमती नदी हो गई, गोमती। इस नदी के किनारे सबसे जबरदस्त लखनऊ शहर बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो हिमालयी नदी अर्थात गंगा नदी है, बाएं से निकल करके आके मिलने वाली नदियों का नाम देख रहे हैं। तो रामगंगा, गोमती हो गई। अब आ जाएंगे इलाहाबाद के बाद, इसको थोड़ा सा और पहले मिला दो, ज्यादा हम लास्ट में मिला दिए हैं, यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो। इसके बाद देखेंगे कि घाघरा नदी आती है। कौन सी नदी आती है? घाघरा, जिससे जो नेपाल से होकर निकलती है और बिहार में आके भारत में, सॉरी गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है ना, घाघरा नदी। इसके बाद देखेंगे हम लोग इधर से आने वाली, तो घाघरा के बाद से कौन सी आती है? गंडक नदी आती है। घाघरा के बाद से कौन सी आती है? बिहार वाला आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, गंडक नदी आती है। गंडक के बाद आप देखेंगे तो एक नदी आती है, कोसी नदी आती है। कोसी के बाद आप देखेंगे तो महानंदा नदी आती है। कौन सी नदी आती है? महानंदा। तो हम क्या करते हैं, हिमालयी नदियों में यहाँ पे लिख देते हैं रामगंगा, रामगंगा। रामगंगा के बाद कौन सा लिखे हैं? गोमती, गोमती, गोमती। गोमती के बाद घाघरा, घाघरा। घाघरा के बाद गंडक, गंडक, गंडक। अच्छा, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक भी आती है। कौन सी आती है? बूढ़ी गंडक आती है, इसको भी दे सकते हो। बूढ़ी गंडक इसी को कह दो, ठीक है, और ये कोसी कह दो, आपस में देख लेना, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। गंडक, कोसी, कोसी, कोसी। कोसी के बाद से महानंदा, महानंदा। ये नदियां किधर से आगे गंगा जी मिल रही हैं? हिमालय की तरफ से आकर के गंगा जी में मिल रही हैं। ये नदियां किधर से आके मिल रही हैं? हिमालय की तरफ से आके मिल रही हैं। और हम देखेंगे कि इन नदियों में, मतलब गंगा जी में जो अपवाह तंत्र है कहाँ से है? हिमालय की तराई से लेकर के यहाँ तक का अपवाह तंत्र इधर से हो गया। अब नीचे से देखेंगे तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, इसका नाम है चंबल। क्या नाम है वो? चंबल, चंबल, चंबल की घाटी। ये नदी
अपने घाटियों में मिट्टी को काटते हुए निकलती हैं, विसर्पण करते हुए, और वो जहां से नदी निकली हुई है उसकी बहुत शाखाएं निकल जाती हैं, इधर जा रही, इधर जा रही, इधर से आगे जाके मिल गई, फिर नदी अपना रास्ता चेंज कर ली, तो उन्हीं को चंबल की घाटी कहते हैं। आप सुने होंगे चंबल की घाटी में एक सोन चिड़िया मूवी बना था, जिसमें उधर डाकू को, चंबल के डाकुओं का जीवन दिखाया गया था। तो इन्हीं चंबल की घाटियों में वो लोग रहते हैं, जहाँ चंबल नदी बही है सॉरी, वो घाटी है। क्लियर है ना, वो क्या है, घाटी है। उसके बाद देखेंगे तो एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है बेतवा। बेतवा। अच्छा, आप कह रहे हैं गंगा जी में मिल रही है, सर यमुना जी आप मिला रहे हैं, तो यमुना जी में ही मिल रही है। किसमें मिल रही है, यमुना में ही मिल रही है। क्योंकि यमुना नदी, चंबल, बेतवा और केन नदी का पानी, किसका बाबू, केन, केन, इन तीन नदियों का पानी ले जाकर गंगा जी में मिला देती है। इन तीनों नदियों का पानी ले जाकर गंगा जी में मिला देती है यमुना नदी। इसलिए हम लोग इसको भी गंगा का अपवाह तंत्र में ही शामिल कर लेते हैं। इसको भी क्या करते हैं, गंगा के अपवाह तंत्र में ही शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदियां गंगा के बाएं तरफ से आके बहती मिलती है, दाहिने तरफ से आके मिलती हैं। अब उसमें ऑप्शन दे देगा गोमती, रामगंगा, गंडक, चंबल। तो क्या मारोगे, चंबल। ठीक है ना, इधर से हम लोग इसको काउंट करेंगे, तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। कौन सी नदी बाबू, सोन नदी। सोन नदी तो जाकर के कहाँ मिलती है, बिहार में, गंगा से मिल गई सोन नदी। ठीक है, तो ये नदियां हो गई जो जाकर के दक्षिण से मिल रही हैं। हालांकि बिहार स्पेशल जब पढ़ाए थे तो उसमें और सी छोटी छोटी नदियां जो हैं उसको बताया गया है आप लोगों को, वहां से भी आप देख सकते हो। मेरे जब भारत का मैप पढ़ेंगे तो उसमें छोटी छोटी नदियों को हम लोग नहीं देखते हैं, जो बिहार में हम लोग जाके देखते हैं। क्लियर है ना। अगर कमेंट बॉक्स में याद है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि और कौन सी नदियां हैं। नहीं याद आया तो चलिए बताइए, बोध गया किस नदी के किनारे है, वो भी तो गंगा जी में जाके मिलती है। बोध गया किस नदी के किनारे है, वो भी गंगा जी में जाके मिलती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी तंत्र हो गया। आगे देखते हैं कि जब ये झारखंड के पास पश्चिम बंगाल में रहती है तो यहाँ से एक इसकी धारा कट जाती है, जिसके किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है, कलकत्ता। तो ये कौन सी नदी है, ये हुगली नदी है। कौन सी नदी बाबू, हुगली नदी। हुगली नदी भी किसका पार्ट है, गंगा जी का ही पार्ट है। जैसे ही गंगा प्रवेश करने वाली होती है बांग्लादेश में, वहीं से एक नदी कटती है, इसका नाम है हुगली नदी। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, आप लोग बता सकते हैं। गंगा नदी जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में, इसका नाम क्या हो जाता है, नाम इसका नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, पद्मा। क्या नाम बाबू, पद्मा। पद्मा किसका नाम है, गंगा का नाम है। कहां पे गंगा का नाम है, ये नाम है बांग्लादेश में। क्लियर है, ये नाम कहां पे है, बांग्लादेश में। क्लियर है। इसके बाद ये नदी एक और नदी से मिलती है जाकर के, जिसका नाम है जमुना नदी। ऐसे देखो, इसका नाम क्या है, जमुना। ये कौन सी नदी है बाबू, जमुना। अभी आगे बताएंगे ये कौन सी नदी है, जमुना नदी है। तो ये जब जमुना से मिलती है तो आगे इसकी धारा जमुना कहलाती है। क्या कहलाती है, जमुना। मतलब गंगा नाम पद्मा खत्म हो गया, पद्मा खत्म हो गया, अब जमुना हो गया। लेकिन तभी यहां से आकर के एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है मेघना नदी। क्या नाम है, मेघना नदी। मेघना नदी या बराक नदी, बराक नदी। मेघना या बराक नदी जब आकर के जमुना से मिलती है तो आगे इसकी धारा का नाम होता है मेघना, मेघना। और ये नदी मेघना के नाम से ही, गंगा नदी मेघना के नाम से ही पश्चिम, ये कौन सा ये क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, क्या कहोगे, मेघना। अच्छा, ये बंगाल में मतलब बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है उसका नाम क्या होता है, पद्मा। जब पद्मा जमुना नदी से मिलती है तो उसका नाम क्या होता है, जमुना। जमुना से जब आके मेघना मिल जाती है तो नाम क्या होता है, मेघना। अर्थात आप देख रहे हो कि नदियों में जो नदी आके अब आगे मिल रही है उसी नाम से जा रही है। जबकि यहाँ हम क्या देख रहे थे कि जब नदी आगे बढ़ रही थी तो बाकी नदियों को हम सहायक नदियां कर रहे थे, लेकिन गंगा ऐसे जा रही है तो नाम चेंज हो रहा है। नाम कितना चेंज हुआ, गंगा, पद्मा, जमुना, मेघना, और फाइनली गंगा नदी किस नाम से गई, मेघना के नाम से। किस नाम से गई, मेघना के नाम से। सर ये जमुना कौन सी नदी है, जमुना कौन सी नदी है, तो आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकल रही है तिब्बत से, और यही तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना नदी है। कहां पे होता है जमुना नदी, जमुना नदी कहां पे नाम है इसका, ये बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम जमुना, ब्रह्मपुत्र, ये गंगा का बांग्लादेश में नाम पद्मा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र का सर असम की घाटी में, यहां पे क्या नाम है, दिहांग, दिहांग। क्या नाम है वो, दिहांग। ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रह्मपुत्र का नाम
तिब्बत में क्या है, ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लिए गंगा नदी तंत्र, और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम लोग अब देखेंगे यहीं से। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ज़्यादा पूछता नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी इधर से आके मिलती है, इसका नाम दिहांग है, अरुणाचल प्रदेश से निकल कर नदी मिलती है, इसका नाम दिहांग है। और क्या क्या पूछता है ब्रह्मपुत्र नदी से उसको बताते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी नाम आप लोग देख लिए। अब देखेंगे कि जब असम की घाटी में ये पहुंचती है, यहाँ से यहाँ तक असम की घाटी में, तो ये पैरेलल बहती है और बहुत चौड़ी बहती है, लगभग 5 किलोमीटर चौड़ा से 10 किलोमीटर चौड़ा बहती है। और इतनी चौड़ी बहती है जैसे लगेगा आपको समुद्र, 5 किलोमीटर मतलब चौड़ी हो जाए नदी तो समुद्र ही दिखेगा ना। और इतनी चौड़ी हो जाती है कि यहाँ पे असम में एक द्वीप पाया जाता है, इसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है बाबू? माजुली द्वीप। अब ये माजुली द्वीप जो आपका है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप को असम में एक जिला घोषित कर दिया गया, इतना बड़ा। कहाँ पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, उसके बीच में जमीन है जो माजुली द्वीप है। कहा जाता है कि बाढ़ के कारण माजुली द्वीप का लगभग 40% हिस्सा पानी में बह गया है, डूब गया है, उसको संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये माजुली द्वीप हो गया। असम ये हो गया असम की खाड़ी, असम का घाटी कैसे कहते हैं कि इतना चौड़े में बहती है, वो घाटी में बहती है, इसलिए असम का घाटी उसको कहते हैं। असम से जैसे ही प्रवेश करती है कहाँ पे? बांग्लादेश में, इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना आके अगर गंगा मिलती है, गंगा का नाम जमुना हो जाता है, आगे बढ़ती है तो एक नदी आके मिलती है मेघना, और आगे मेघना के नाम से जाकर अपना जल गिरा देती हैं। और ये नदियाँ यहाँ पे बहुत बड़े भाग में एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, लेकिन मैक्सिमम भाग इसका कहाँ चला गया है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल बोल रहे हैं, बांग्लादेश में। कुछ भाग पश्चिम बंगाल में है जो भारत के अंडर में है। ठीक है ना, तो भारत में डेल्टा वन कहाँ पे है? तो सुंदरबन डेल्टा है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी बनाती है डेल्टा वन? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिल करके बनाती हैं डेल्टा। तो ये है हमारा गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यही से आपका क्वेश्चन पूछेगा और कहीं बाहर से पूछेगा नहीं। तो आज ये अपवाह तंत्र हम लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम लोग देख लिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग कि सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? 2900 किलोमीटर। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद से कौन सा देखें? सिंधु 2885 किलोमीटर। गंगा 2525 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यमुना 1685 किलोमीटर। 1685 का जगह 1680 आता है। उसके बाद 1465 किलोमीटर पे आती है गोदावरी। 1465 किलोमीटर गोदावरी। सर ये कौन सी नदी है? देखिए अभी पठारी नदियां तो पढ़ाई ही नहीं है ना। पठारी नदियां मतलब ये दक्षिण भारत की नदियां पढ़ाएंगे ना, उसमें गोदावरी है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। आज हिमालयी नदी हम लोग कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? पठारी नदियां पढ़ेंगे। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब पढ़ाया जाए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।